हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याओ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले क्लास 6 पॉलिटी ख़त्म किया था, ठीक आज उसी प्रकार हम क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसका इकाई 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता और लेसन 1 समानता यानी इक्वलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वलिटी कहने का मतलब जैसे कि हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि विविधता क्या है, भेदभाव क्या है, या दोनों को कैसे हम लोग समझते हैं, या इसके पहले असमानता को लेकर भीमराव अंबेडकर वाला स्टोरी हम लोगों ने सुना था। तो समानता हम किसको बोलेंगे, या क्या हम इसको पढ़ के ये प्रूफ कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ अभी भी समान व्यवहार किया जाता है, या अभी भी हम असमानता के शिकार हैं, या अभी भी हमारे साथ छोटे और बड़े होने का भेदभाव किया जाता है। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में 2 कैरेक्टर दिया गया है, एक है कांता और एक है सुजाता, जो कि दोस्त है। एक दिन क्या होता है कि चुनाव का दिन रहता है, तो वहाँ पे वोट डालने के लिए बारी बारी का इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं, यानी लाइन में लगे हुए हैं कि किसको कब वोट देना है। तो इस प्रकार वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग, यानी निम्न वर्ग है, फिर उच्च वर्ग है, यानी बहुत सारे लोग, सबको एक समान अधिकार मिला हुआ है और सब कोई अपना अपना बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो दोनों बात करती है कि हाँ, जैसे होता है ना कि अपना सुझाव देना है कि आप किसको वोट देंगे। तो वो बोलती है कि हम तो उसी नेता को वोट देंगे जो हमारे लिए पाइपलाइन का बोले हुए हैं, जो पानी का सप्लाई करेंगे, क्योंकि गांव में पानी हम लोग को दूर जाके लाना पड़ता है। तो यहाँ पे समानता का व्यवहार कैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक छोटे लाल किसान है, वो भी एक अलग वर्ग से आता है। यहाँ पे मंजीत कौर है जो कि टीचर है, तेजा सिंह है व्यापारी है, गिरीश राव है जो कि एक स्टूडेंट है, कांता देवी जो कि घर में काम करती है, सुजाता वो भी घर में काम करती है। तो सबको एक समान, अगर यहाँ पे असमानता का भाव रहता तो राइट टू वोट सबको एक समान नहीं रहता, यानी ये बोला जाता कि हाँ आप वोट नहीं दे सकते हैं या हम वोट दे सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि महिला को मताधिकार के लिए इंग्लैंड में 1928 में बहुत सारा आंदोलन करने के बाद उनको अधिकार मिला, और अमेरिका में 1920 में मिला, यानी 8 साल बाद इंग्लैंड में संघर्ष करना पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके उन लोगों को राइट टू वोट का अधिकार मिला। तो वो चीज़ सुजाता और कांता क्या करती है, दोनों काम करती है, लेकिन सुजाता की जो लड़की है वो बुखार से पीड़ित रहती है और वहाँ पे वो जाती है काम करने, और फिर वो बोलती है कि हम जब लौटेंगे वापस तब तुमको अस्पताल ले चलेंगे, ठीक है। तो वो बोलती है ठीक है। फिर वो जहाँ पे काम करती है वहाँ पे जाके वो जिस घर में काम करते रहती है वहाँ पे अपने ऑनर से बोलती है कि मालिक हमको थोड़ा पैसे दे दीजिए। तो वहाँ पे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या कि तुम्हारा आदत बन गया है कि तुम डेली डेली पैसे मांगते रहती हो, वो चीज़। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं आपको बाद में चुका देंगी। तो वहाँ पे वो बोलती है। फिर मताधिकार की समानता, मताधिकार की समानता करने का मतलब कि सबको एक समान अधिकार कैसे कैसे मिला, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है, यानी जो 18 प्लस है, जो वयस्क है, एडल्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे उसके एजुकेशन का लेवल कोई भी हो, चाहे किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को मत देने का अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट वोट। इसका विचार समानता के आधार पर ही आधारित है, क्योंकि ये क्या करता है, यानी सबको बताता है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे किसी का इकोनॉमिक लेवल यानी आर्थिक स्तर कुछ भी हो, चाहे वो यानी जो कमाए भी नहीं कमाए, लेकिन उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या है, हकदार है। वो अपना बात अभिव्यक्त कर वो अपना एक वोट के लिए वो क्या है, उसके पास राइट है कि हाँ हम अपना वोट किसको देंगे या कैसे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, उसके लिए कोई विवश नहीं कर सकता है।
फिर इसके बाद वो क्या होता है कि जब डॉक्टर, जैसे हम लोग अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि कैसे वहाँ पे समानता है कि समानता असमानता नहीं है। असमानता का भाव करने का मतलब हुआ कि सभी को एक समान रूप से नहीं देखा जाना। तो ये कैसे समझ में आएगा? जैसे हमारे कास्ट सिस्टम करने का मतलब हुआ असमानता कैसे, जैसे हम लोग पेपर में एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ सकते हैं। पेपर में लिखता है कि फलाना वर्ग यानी फलाना लड़का इस जाति से बिलोंग करता है। नहीं, जैसे अगर कोई राजपूत वर्ग को अगर शादी कराना है तो क्या लिखता है कि 32 वर्षीय युवक, जाति राजपूत, दहेज इतना, शिक्षा हम इतना लिए हैं, फलाना वर्ग की लड़की चाहिए, ये ऐसा लिखा रहता है। जैसे हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं वो चीज़। यहाँ पे एक तोमर राजपूत का उदाहरण दिया गया है कि मैकेनिकल इंजीनियर है, सुजलान पुणे में रहता है, उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए उसको। तो क्या है, इससे पता चलता है कि अगर कोई एक कास्ट से है तो वो अपने ही कास्ट में वो चलना देता है। यहाँ पे असमानता का भाव दिख रहा है। दूसरा कि हम लोग बोलते हैं कि दलित समुदाय, दलित कहने का मतलब हमने 6 क्लास में ही पढ़ा था कि दबाया हुआ, कुचला हुआ, जो दलित समुदाय से भीमराव अंबेडकर बिलोंग करते थे उसी टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको कैसे स्कूल के बाहर रखा जाता था और गांव के बाहर उनको रहने का राइट था, गांव के अंदर वो लोग नहीं आ सकते थे, वो चीज़। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो जूठन कविता, जूठन कहानी है, एक 10th क्लास में है, आपने पढ़ा होगा अगर 10th क्लास का बुक देखा होगा तो उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी उन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है जिसमें वो जब स्कूल जाते हैं तो उनके शिक्षक उच्च वर्ग के रहते हैं और वो बच्चा वो जानते हैं कि ये दलित वर्ग से संबंधित है, तो उसको क्लास के बच्चों के साथ बैठने नहीं देते हैं और उसको सारा प्लेग्राउंड यानी जो खेलने वाला मैदान रहता है कड़ी धूप में उसको झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं। और डेली वो यही काम करता है, यानी डेली उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है और सारे बच्चे हंसते हैं और सफाई करने के लिए उसको विवश किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन वो जब झाड़ू लगाता है तो पूरा उसका धूल से मुंह भर गया रहता है। अब जब पूरा ड्रेस ख़राब हो गया, फेस भर गया, यहाँ तक कि उसको पानी पीने का अनुमति भी नहीं दिया गया और दिन भर वो झाड़ू लगाता रहा, तब तक क्या होता है कि उसके पापा सड़क से गुजर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे देख लेते हैं और उन्होंने साहसपूर्वक क्या किया, शिक्षक का सामना किया और हाथ पकड़ के अपने बच्चे का स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में बोलते हैं, तुम एक शिक्षक हो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। यानी आप चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे बच्चा किसी भी समुदाय के हो, लेकिन आप विवश नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरे स्कूल में जाओ, या आपको कोई भी राइट नहीं बनता कि आप बच्चे को पढ़ने नहीं दोगे या उससे झाड़ू लगवाओगे दिन भर और उसको पानी पीने का अधिकार भी नहीं दोगे, आपका कोई राइट नहीं बनता। यानी ये स्कूल है, सबके लिए एक समान है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे उन्होंने विरोध किया, तो यहाँ पे एक असमानता का भाव दिखाई दिया। कैसे, यानी बच्चा गया स्कूल, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरे बच्चों के साथ एक समान नहीं देखा गया, तो वहाँ पे तो उसको ख़राब लगेगा, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाया गया। दूसरा मैरिज सिस्टम, न्यूज़पेपर में जो अलग अलग हम लोग जाति का नाम पढ़ें वो। तीसरा एक और कैरेक्टर है अंसारी दंपति का। तीसरा एक कैरेक्टर क्या है, अंसारी दंपति। अंसारी दंपति का कहानी इसमें क्या कहता है, यानी श्री और श्रीमती अंसारी ये क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र से होकर के शहर में आते हैं मकान ढूंढने के लिए। तो शहर में किराए पे रूम लेते हैं, तो वहाँ पे जिस घर में ये जाते हैं तो नाम इनका जैसे कोई सुनता है कि अंसारी दंपति, यानी ये मुस्लिम समुदाय से हैं, तो इनको कोई भी अपना रूम नहीं देता, यानी बोलता है कि रूम खाली नहीं है। यहाँ तक कि ये पैसे वाले भी रहते हैं, यानी पैसे देने में इनको कोई हिचकिचाहट नहीं रहता है, लेकिन क्या, तो ये वर्ग मुस्लिम है तो इनको रूम नहीं मिलता है। फिर ये प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं,
वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर इनको सुझाव क्या देता है कि आप नेम चेंज कर सकते हैं क्या, तो इनको ख़राब लगता है, यानी किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट में गिरावट आएगा, तो इनको ख़राब लगता है और ये नाम नहीं चेंज करते हैं। यानी उनको सुझाव क्या मिलता है कि आप श्री और श्रीमती कुमार नाम रख लीजिए। ये 1 महीने तक अपना रूम ढूंढते रहते हैं लेकिन इनको रूम नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे रूम में के मालिक क्या बोलते हैं कि आप लोग नॉनवेज तो नहीं खाते हैं ना, लेकिन साइड से मछली का गंध आया हुआ रहता है, जो कि अंसारी और अंसारी दंपति पता कर लेते हैं, लेकिन इनको रूम नहीं मिलता है। आखिर जब 1 महीना बीत जाता है तब एक आदमी इनको क्या रूम देने के लिए, लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद इनको क्या एक मकान मालकिन मिली, रूम देने को तैयार हो गई। यानी 1 महीना, अगर इनका जाति दूसरा रहता, यानी अगर इनके साथ भेदभाव अगर नहीं रहता, अगर हमारे समाज में भेदभाव नहीं रहता या सोसाइटी में या शहर में भेदभाव नहीं रहता, तो इनको रूम मिल जाता आसानी से। लेकिन इनको क्या 1 महीना इतना ढूंढना पड़ा। इसका मतलब कि आज भी हमारे समाज में या चाहे शहर हो चाहे गांव हो, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अब एक है कि इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पे, जैसे हम लोग देख लें कि हाँ ये मुस्लिम हुए हैं तो इनको रूम नहीं मिला। धर्म के आधार पे, यानी धर्म, ये भी जेंडर लिंग के आधार पे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के आधार पे, जैसे जूठन वाला कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो रहा, यानी वो निम्न वर्ग से संबंधित रखते थे, तो जिसके कारण उनको स्कूल में झाड़ू लगाया गया, उनको दूसरे बच्चों के साथ एक समान नहीं देखा गया। असमानता के व्यवहार, जब हमारे साथ कोई असमानता का व्यवहार करता है, यानी असमानता का व्यवहार कोई भी करेगा तो हमारे गरिमा को क्या होगा, ठेस पहुंचेगा, यानी हमारा जो सम्मान है बुरी तरह से आहत होगा, यानी हमको बुरा फील होगा। सही बात है, अगर हम ही जैसे जाते हैं कहीं और हमको बोला जाए कि तुम वहाँ बैठो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, और क्या किया जाए कि अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि अंकल थोड़ा हमको पानी दे दीजिए, तो अंकल क्या करते हैं कि पानी हमको फेंक देते हैं कि ले पी ले, कैसा लगेगा। और अब खुद ही क्या करते हैं, अच्छे से आराम से बैठ के, वही दूसरे समुदाय का अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहने हुए, हम गंदे कुचले कपड़े पहने हुए, तो हमको फेंक दिया पानी और दूसरे को अच्छे से दिया, तो हमको कैसा लगेगा। ये खुद ही समझने वाला बात है। तो यही चीज़, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान ये किया गया है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। यानी इसका ये नहीं है कि आप गरीब हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, चाहे जाति धर्म से बिलोंग करते हैं या क्या है आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि, चाहे आप किसी भी समुदाय से क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक समान भाव से देखा जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है दीवार फिल्म का। यहाँ पे एक और एग्जांपल कि जैसे एक साहब हैं, ये क्या करते हैं कि जूते पॉलिश कराने आते हैं बच्चे से, और जूते पॉलिश करा के क्या करते हैं, पैसे फेंक देते हैं। तो ये बच्चा क्या करता है, मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं उठाऊंगा, कि आप उठा के दो, क्योंकि उसके भी काम करने का जो अधिकार है, उसका भी कोई गरिमा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि वो बिना काम लिए आपसे बोल रहा है कि अंकल आप पैसे दीजिए। वो अच्छे से काम करके आपको जूता पहना दिया, आप क्या किए कि पैसे फेंक दिए कि तुम उठा लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़, तो एक ये मूवी है 1975 का दीवार, जिसमें जूते पॉलिश वाला लड़का के सामने पैसा फेंक दिया जाता है। ये चीज़ दिखाया गया है कि कैसे इसके साथ व्यवहार किया जाता है, ये चीज़, तो ये भी एक समझने वाला है। फिर भारतीय लोकतंत्र में समानता का अगर मूल्य देखा जाए तो क्या इसमें सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। पहले क्या होता था कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव होगा या दुर्व्यवहार किया जाएगा तो कोई रक्षा करने के लिए कानून नहीं था, लेकिन क्या अभी के टाइम में समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए या किसी के भी आत्मसम्मान में ठेस पहुंचने का कोई भी बात होता है तो वहाँ पे कानून हमारा क्या साथ देती है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो भी प्रावधान किए गए हैं उनमें क्या है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सही बात है, यानी कानून आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर कोई गलती काम कोई करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, तो वो क्या कानून के दृष्टि में हर व्यक्ति समान माना जाएगा। तो यानी अगर कोई FIR लिखवाने जाता है तो चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा ये, हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा
जा सकता है, या और कानून का पालन करना है। कहने का मतलब कि चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन जो कानून बना है वो सबको पालन करना अनिवार्य है। दूसरा ये कि चाहे किसी भी धर्म, जाति, वंश, समुदाय से बिलोंग करता हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा ये कि सार्वजनिक स्थान पे जाने का छूट। सार्वजनिक स्थान पे जाने का छूट कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग के गांव में तालाब है, वहाँ पे क्या सब कोई जाएगा। दूसरा ये कि होटल है, वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कि नहीं उच्च वर्ग का आदमी ही अलाउ है। चौथा ये अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का मतलब कि छुआछूत, यानी हम किसी को, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे निम्न वर्ग के व्यक्ति आते हैं जिनको हम लोग क्या मतलब बोलते हैं कि हाँ दूर से ही लो, नहीं होता नहीं कि हाँ जैसे बाजपुर समुदाय अगर कोई आ गया तो हम लोग को क्या मतलब दूर से ही बैठा रहेगा, उसको मतलब कुछ भी दो, तो वो चीज़। लेकिन कानून के नज़रिए में इसका क्या है कि उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन सोसाइटी में अभी भी थोड़ा असमानता देखने को मिलता है। शासन द्वारा मतलब क्या मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि वो क्या करता है कि समानता का अधिकार दो तरीके से लागू करता है। कैसे कैसे? तो एक कानून के द्वारा और एक सरकार की योजनाओं के द्वारा। सरकार की योजना करने का मतलब हुआ कि कोई भी स्कीम्स जैसे लागू किया तो उनसे कैसे पता चलेगा लोगों को कि हमारे पास आ गया है वो चीज़। और भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। और जैसे सैकड़ों वर्ष तक, जैसे एक हम लोग महार जाति वाला जैसे पढ़े, एग्जाम्पल एक महार जाति वाला पढ़े थे क्लास 6 में, भीमराव अंबेडकर वाला। तो उनको कितना संघर्ष करना पड़ा, यानी उनको मंदिर में जाने के लिए छूट नहीं था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। बाद में ये भी हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग हो गए तो हिंदू से बौद्ध धर्म अपना लिए थे। लेकिन वो क्या मतलब सभी लोगों दलित समुदाय के लिए संघर्ष करने के बाद वो अपना धर्म चेंज किए। और बहुत सारे ऐसे, जैसे पहले के टाइम के जैसा अगर एससी समुदाय, एसटी समुदाय के लिए कोई नियम कानून नहीं रहता तो अभी भी ये होता कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग को दबा देते हैं कि नहीं तुम दबे कुचले हो तो तुम दबे कुचले ही रहो, ऐसा भी होता। एक और जैसे कानून लागू करने का एक है कि मध्याह्न भोजन का प्रावधान करना। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था यानी मिड डे मील योजना। मिड डे मील का योजना कौन कब किया था? अब यहाँ पे एक ये है कि मिड डे मील योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में 2001 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया कि 6 महीने के अंदर सभी राज्यों में ये क्या हो जाना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, 2001 में उच्चतम सभी राज्यों में इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया, जिसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा? इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई लेडी है वो काम करने जाती है ईंट भट्टी पे, तो ईंट भट्टी पे अगर काम करने जा रही है और उसका बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, तो अगर वो खाना जैसे खाने आएगा तो वो घर जाएगी तो उसको खाना देने जाएगी, तो फिर उसको ईंट भट्टी से जाके घर जाके खाना देना पड़ेगा बच्चे को। फिर बच्चा स्कूल जाएगा, फिर लेडी वो क्या आएगी, ईंट भट्टी के पास आएगी, तो उसको दोहरा काम करना पड़ा, दोहरा मेहनत करना पड़ा। अब बहुत दूर है तो उसको और ज़्यादा दिक्कत हुआ। लेकिन जब मिड डे मील योजना आ गया, मिड डे मील योजना करने का मतलब कि बच्चा सुबह से जाएगा तो दोपहर का खाना उसको वहीं पे मिल जाएगा। जब दोपहर का खाना उसको मिल जाएगा तो उसका दिमाग भी सुस्त नहीं होगा, यानी दिमाग उसका एक्टिव रहेगा। फिर जब उसको आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो मन लगा कर पढ़ाई करेगा। फिर उस माँ को भी परेशानी नहीं होगा कि हमको ईंट भट्टी से हट के हमको घर जाके अपने बच्चे को खिलाना है, ये सब चीज़। और इससे क्या हुआ कि जातिगत पूर्वाग्रह को ख़त्म करने में सहायता मिली। जैसे अगर बच्चा मिड डे मील में खा रहा है तो वहाँ पे तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, या अमीर वर्ग का बच्चा यहाँ पे खा रहा है या निम्न वर्ग का बच्चा खा रहा है, यानी कोई भेदभाव नहीं, यानी सारे बच्चे मिल के खाए। हम खुद खाए हुए हैं, यानी सबको एक समान से देखा जाना। और इस तरह क्या हुआ कि बच्चों का डेली स्कूल जाना, रेगुलर स्कूल जाना क्या हुआ, प्रभावी हो गया, यानी उनको भी कोई दिक्कत नहीं और वो पढ़ने लगे। लेकिन ये क्या, यानी हमारे
लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक समाज में, या आप बोले कि प्रजातंत्रीय समाज यानी प्रजातंत्रीय यानी जहाँ पे जनता का शासन होता है, समानता स्थापित करने में एक बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न समाजों को सहयोग देना पड़ता है। कहना क्या मतलब कि समानता एक ही बार में नहीं मिल जाता है। यानी अगर मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो वो हमारे साथ और होगा, सीधी सी बात है। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो वहाँ पे समाप्त होने का, यानी हमारे अगेंस्ट कोई आएगा, फिर वहाँ पे अगर हमको कोई दिक्कत होता है तो फिर अगर हम विरोध करते हैं तो हाँ, तो ये अगर हमारा दूसरा कोई विरोध करता है तो ये भी हो सकता है कि हाँ हम पे उंगली उठे, तो उंगली तो उठेगा ही। लेकिन अगर हम बार बार विरोध करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो वो चीज़ तो बंद हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे एक और दिया गया है कि उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों का उनका मध्य भोजन परोसा जा रहा है। ये चीज़ तो वो चीज़ तो हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जैसे हम वो बता रहे थे कि भीमराव अंबेडकर जो है, जिन्होंने दलित समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो उनका ही एक कथन है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यानी अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है तो हमको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी हम जीवित रहने से अच्छा है कि हम वहाँ पे अपना प्राण गंवा दें। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। और सही बात है, अगर हम कोई अपना रूल बनाए कि नहीं हमको इसी रूल के अकॉर्डिंग रहना है, लेकिन कोई लालच हमको दे रहा है कि तुम ले लो 10 करोड़ और तुम क्या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो, या तुम ऐसा काम करो जो सबके अहित के लिए हो। लेकिन हम रूल बनाएं कि नहीं हमको कितना भी पैसा मिल जाए, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन ज़बरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है कि नहीं तुमको करना ही है। तो वहाँ पे एक है कि हाँ हमारे लिए वो क्या है, हम अपने रूल से हट रहे हैं, फिर दूसरा कोई उसी विरोध में आके हमसे वो ज़बरदस्ती करवाना चाह रहा है। तो वहाँ पे जैसे ही इनके साथ कैसे विरोध हुआ, जब एक कहानी, जब वो अपने दोस्त के साथ जब अपने घर जा रहे थे महाराष्ट्र में, तो नहीं बम्बई प्रांत में, इनको महार जाति को क्या माना जाता था, नीच जाति माना जाता था। जैसे इनको नहीं मिला बैलगाड़ी अपने घर जाने के लिए, स्टेशन मास्टर वाला कहानी जो हम लोग क्लास 6 में पढ़े हुए थे, वो चीज़। तो वहाँ पे इनके पास पैसा भी था, लेकिन इनको गरिमा को ठेस पहुँचा। इसके अलावा इनका एक और कथन है, मनुष्य नस्वान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये इनका कथन है और बात सही भी है। इसके अलावा अन्य लोकतांत्रिक समानता के मुद्दे में अगर हम बात करें, तो अन्य लोकतांत्रिक समानता का मुद्दे करने का मतलब कि एक हमारा देश ही नहीं है जहाँ पे लोकतंत्र का मुद्दा है, या दुनिया में बहुत सारे देश हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कहीं भी अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे समानता का भाव देखा ही जाता है या संघर्ष नहीं होता है। यानी एक इंडिया ही नहीं है कि यहाँ पे केवल समानता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे, अफ्रीकी अमेरिकन में भेदभाव का सामना। दक्षिण अफ्रीका वाला कहानी, जहाँ पे हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े थे कि उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ क्या किया, विरोध किया रंगभेद का। रंगभेद करने का मतलब कि रंग के आधार पे भेदभाव। रंग के आधार पे भेदभाव करने का मतलब हुआ कि श्वेत और अश्वेत यानी काला और गोरा का भेदभाव। तो वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इन्होंने बहुत सारा विरोध किया, या कैसे इनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। यानी हॉस्पिटल भी, बस स्टैंड भी, गाड़ी भी, यहाँ तक कि हॉस्पिटलिटी का सुविधा भी, यहाँ की ज़मीन का बात भी किया जाए तो इनको ख़राब मिलेगा और श्वेत लोगों को अच्छा मिलेगा। यानी वो खेती करेंगे अच्छे से, और बीज पैदावार, यानी जहाँ तक भी इनके साथ भेदभाव हुआ, इनके साथ बहुत सारा भेदभाव हुआ। एक यही कहानी है यहाँ पे
अफ्रीकी अमेरिकन रोजा पार्क्स नामक एक औरत है जो काम करके क्या मतलब लौटती है, यानी 1 दिसंबर 1955 की घटना है ये। और वो काम करके वो लौट रही रहती है और एक गोरा आदमी आता है और बोलता है कि आप सीट से उठ के, नहीं होता है कि सीट आप चेंज कर लीजिए। अब सीट इसको मिलता नहीं है और वो मना कर देती है। अब जैसे ही मना करती है वो भड़क जाता है और इसके विरोध में लड़ाई चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन करने का मतलब हुआ कि सभी नागरिक को ये अधिकार है कि वो क्या रहे, फ्री रहे। यानी इसका मतलब तो ये नहीं ना हुआ कि कोई भी आया सीट से हमको उठा दिया और हम उठ गए वो बैठ गया, यानी अगर हम काले हैं तो हम नहीं बैठ सकते हैं, उजला है तो बैठेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे फिर क्या हुआ कि बाद में ये मूवमेंट इतना चला कि जो बच्चे थे, जो श्वेत वर्ग के बच्चे थे, यानी 1964 में इनका विरोध जब ये स्टार्ट की, यानी तो सरकार द्वारा क्या किया कि भेदभाव पर निषेध कर दिया गया कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी श्वेत और अश्वेत भी अब दोस्ती कर सकते हैं और क्या सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं और निजी स्कूल में भी वो क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आप कहीं भी ऊंच नीच का ये भेदभाव आप नहीं करेंगे, यानी असमानता का व्यवहार नहीं करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आर्टिकल 15। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जैसे सार्वजनिक स्थल या कोई भी दुकान हो, होटल हो या मनोरंजन करने का स्थान है, वहाँ पे आप प्रवेश के लिए किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति को आप मना नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। यानी कोई रोक टोक करने का कोई आपको अधिकार नहीं है। या गांव में तालाब है या कुआं है, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप पानी पी सकते हैं, आप मुस्लिम वर्ग के हैं या आप हिंदू वर्ग के हैं या आप कुम्हार हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या दलित हैं तो आप ये कुआं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। अगर हमारे साथ ये भेदभाव होता है तो हम इसके अंडर में जाके कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। यहाँ पे एक है लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की चुनौती कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अभी बोले हम कि किसी भी देश में या राज्य में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है, हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसी प्रकार की हमारे देश में क्या क्या समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा या लोगों को कितने समस्याओं से गुजरना पड़ा, उसको एक चुनौती के रूप में देखना। वो चीज़ यानी जैसे अगर बात किया जाए समानता के ही, तो अगर समानता का भेद यहाँ पे दलित समुदाय के साथ जो हुआ, तो अगर भीमराव अंबेडकर नहीं उठते और उनके साथ और वर्ग नहीं उठता तो उनको समानता के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता, यानी एक समान भाव से हम लोग नहीं देखते। या अभी भी उनके साथ ये चीज़ होते रहता है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होता है। जैसे अगर हम अपने घर का ही अगर एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे आप अपने ही घर का लीजिए, चाहे कोई भी निम्न वर्ग से कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी शादी फंक्शन हो, जैसे खाना बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना देते हैं। तो उसको तो हमें ऐसा नहीं करते हैं कि आप कुर्सी पे बैठो, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। वो नीचे बैठते रहता है और सब हमको खाना देते हैं, वो चला जाता है। और खुद हम उसको बोलते हैं तो वो खुद ही नहीं बैठना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, यानी कितना भी बोलो लेकिन वो खुद को ही नीचा समझता है कि अरे नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले से ही वैसा जी चुके हैं, यानी उनके साथ वैसा व्यवहार किया जा चुका है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसमें परिवर्तन ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ा या कितने लोगों को इस चीज़ से गुजरना पड़ा, वो चीज़ यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दिया गया और कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पे एक विकलांग से संबंधित है कि विकलांगता अधिनियम 1995 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें है कि विकलांग व्यक्ति यानी हैंडीकैप्ड यानी स्पेशल चाइल्ड को भी ये राइट है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब कि
जैसे क्या होता है कि सब जैसे कोई किसी स्थल पे ही जाना है तो उनके लिए भी ऐसा प्लेस जैसे बन, जैसे हम लोग नॉर्मल सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, तो अगर इनको चलने नहीं आता है या इनका ये पैर से नहीं चल पाते हैं, इनका पैर असमर्थ है, तो अगर उन वो जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए प्लेन सरफेस बनाना चाहिए। तो वो चीज़ यानी सबको क्या एक समान भाव से देखना। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया गया कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और फिर अगर कुछ क्वेरी होता है तो बताइएगा। और कुछ शब्द संकलन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि उधर ही हम पढ़ा चुके हैं कि जो 18+ है उनको राइट टू वोट, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना संबंध रखते हो। गरिमा यानी अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को एक समान योग्य समझना। और संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जहाँ पे हमारा सरकार या हमारी जो गवर्नमेंट है वो देश की जनता को कैसे चलाएगी या सरकार को कैसे रेगुलेट करेगी या जितने भी नियम हैं, एक्ट हैं, वो कैसे निरूपित करेगी, उनका एक मूलभूत दस्तावेज है जिसको उसमें लिखा गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन करने का मतलब हुआ कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में जो प्रारंभ हुआ, जो नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग से, जो हम रोजा पार्क्स के स्टोरी से समझे कि जब वो बस में जाती हैं, काम से थकी हुई रहती हैं, लेकिन गोरा व्यक्ति आता है और सीट से बोलता है कि आप उठिए, लेकिन वो वहाँ पे मना करती हैं, जिसके कारण ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सरकार को 1964 में झुकना पड़ता है कि नस्लगत जो नस्ल के आधार पे भेदभाव है उसको रोका जाए और सभी को एक समान अधिकार मिलता है। तो ये चीज़, तो आज का लेसन बस यहीं पे ख़त्म होता है और इसके अलावा इकाई 2 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी आता है या मेरे समझाने में कोई इशू आ रहा है या मेरे से समझने में जैसे होता है ना कि हाँ हम बोल रहे हैं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, चाहे वॉइस को लेकर के हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। प्लस आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।